جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जावेद हाशमी साहब का बयान सामने आया है और जावेद हाशमी साहब आजकल मुसलसल बोल रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, वो कह रहे थे कि मेरे इमरान खान से कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, मेरे उस इमरान खान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात भी नहीं है। लेकिन क्या करूं, वो खड़ा हो गया है, वो डट गया है और अब वो आंखों का तारा है। और अब वो उसने अपना नाम तारीख में लिखवा लिया है। उसी जावेद हाशमी ने दोबारा ये भी कहा कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की प्रॉब्लम ये है कि वो टिकटों की फहरिस्तें जो लिस्टें बना रहे हैं वो भी अब खुद से नहीं बना रहे, वो भी उनको मंजूरी कहीं और से लेना पड़ती है। और उसी जावेद हाशमी ने ये भी कहा है कि मैं जब मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार था, ये वो उस दौर की बात है जब नवाज शरीफ साहब डील करके फैमिली समेत जद्दा जा चुके थे और जावेद हाशमी को कायम मकाम सदर बनाया था। मुकम्मल सदर नहीं बनाया, कायम मकाम। और जावेद हाशमी जो मारें खा रहा था, जेलें बर्दाश्त कर रहा था, हवालातें पड़ा हुआ था, वो जो मुशर्रफ की जेल काट रहा था, जब ये नवाज शरीफ वगैरह लंदन पहुंचे तो जो उसकी मदद करने वाला कैसर शेख MNA सियालकोट का था, अभी भी जिंदा है, पूछ लीजिएगा। वो जावेद हाशमी अपनी किताब में लिखते हैं, जो जेल की याददाश्तों पर उसकी किताब है, कि ये कैसर शेख को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने बुलाया, कलसूम नवाज साहबा भी साथ बैठी थी लंदन में, और कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों जावेद हाशमी की मदद कर रहे हो। वो हैरान रह गया, उसने कहा मैं मुस्लिम लीगी हूँ, आपका वर्कर हूँ, जावेद हाशमी हमारा कायम मकाम सदर है, पार्टी के लिए जेल में है, तो मैंने तो मदद करनी है। तो आगे से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते हैं तुम मुझसे हमारी मुकाबले में बड़ा लीडर बना रहे हो, उसकी मदद करना बंद कर दो। तो वो फिर कैसर शेख कहता है, जावेद हाशमी साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि कैसर शेख, बकौल कैसर शेख, फिर उसने छुप छुप के मेरी कोई जो भी मदद कर सकता था जेल में, मदद क्या होती थी, खाना पहुंचा देना, पैसे दे देना, कि वो जो जेल सुप्रिटेंडेंट को, इधर उधर एहलकारों को मुलाकातें कर लेना, कोई और फैमिली का ख्याल रख लेना। तो वो भी इनको शरीफ बरादरान को पसंद नहीं था, और उस बंदे का पसंद नहीं था कि जो इनकी खातिर जेल काट रहा था, और इस वजह से पसंद नहीं था कहीं जावेद हाशमी पंजाब में या पाकिस्तान में हमसे बड़ा लीडर ना बन जाए। वो बंदा जिसको ब्रेन हेमरेज हो गया, सेहत खराब हो गई, मरते मरते बचा इस पार्टी से, इतनी उसने मारें खाई थी जावेद हाशमी, उसके लिए लंदन में बैठ के कह रहे थे कि इसको बड़ा लीडर ना बना। तो खैर जावेद हाशमी ने आगे ये भी कहा है कि जब मैं जेल में था, मेरे कपड़े उतार कर मुझे बर्फ की सिलों पर लिटा दिया जाता था, लेकिन जो जुल्म आज सियासी वर्कर्स के साथ और उनके खानदान वालों के साथ हो रहा है, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब जावेद हाशमी के इसी बयान पे और क्या कहूं। जावेद हाशमी के इसी बयान को ज़हन में रखें, और हमारे दोस्त, बहुत ही प्यारे दोस्त, और अब सेहत की तरफ, मुकम्मल सेहत की तरफ बढ़ते दोस्त इमरान रियाज ने पहला इंटरव्यू दिया है। उस पहले इंटरव्यूज के चंद जुमले आपकी नज़र कर रहा हूँ। इमरान रियाज कहते हैं, मैं दौरान हिरासत एक जिंदा लाश था, और मेरा जो आसान ऑप्शन था वो मौत थी, और जो मुश्किल ऑप्शन है वो ज़िंदा रहना था उन हालात में। और इमरान रियाज ने इंटरव्यू में कहा कि तकलीफ़ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है। हिरासत के दौरान ये चीज़ मुझे ज़्यादा महसूस हो रही थी कि मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैंने इस मुल्क के कोई राज तो नहीं चुराए, मैं कोई दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो मेरे मुल्क और नज़रियात के ख़िलाफ़ हो। तो फिर मुझे ये क्यों, मेरी किस्मत में ये सब क्यों आया है। जब उनसे पूछा गया इमरान रियाज से कि सबसे ज़्यादा जेल में याद किसकी आई, तो उसका जवाब ये था कि सबसे ज़्यादा तो ऐसे ऐसे हालात में अल्लाह की याद आती है, उसके बाद बारियां लगती हैं, किसी दिन बाप की ज़्यादा, किसी दिन माँ की ज़्यादा, किसी दिन बीवी, किसी दिन बच्चों की। इमरान रियाज इसी इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं अपने वालिद को जानता जानता हूँ, मुझे यकीन था, पता था अदालत जेल में या हिरासत में, कि जब तक वो मुझे वापस नहीं बुलवा लेंगे, निकलवा नहीं लेंगे हिरासत से, ढूंढ नहीं लेंगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे।
ان رانا ثناء اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا، امید تھی کہ رانا ثناء اللہ کچھ نہ بھی کر سکے تو کم سے کم کیچڑ نہیں اچھالیں گے۔ جب میں باہر آیا میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ اس نے آپ کے بارے میں نہ صرف لا علمی رکھی بلکہ آپ کے خلاف پراپیگنڈا بھی کیا، اور رانا ثناء اللہ نے مجھے کہا کہ میں کمزور تھا، میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ دوران حراست موت کی افواہوں پر عمران ریاض کا کہنا تھا کہ وہ آپشن آسان تھا کہ میں مر جاتا، زندہ رہنا مشکل آپشن تھا، اور اپنی فیملی کے بارے میں کہا کہ وہ میری فیملی کے لیے تو یہ قیامت کے دن تھے کہ نہ میں مل رہا تھا نہ میرا کوئی عطا پتہ تھا، تو اور باہر جانے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب باہر نہیں جاتا، نہ میں ابھی کسی ٹی وی چینلز والوں کو بھی کہتا ہوں کہ ابھی مجھے نوکری نہ دیں، اور نہ میں باہر جاتا ہوں کہ کہیں باہر ہی نہ رہ جاؤں، میرا حوصلہ بھی ہے بہتر ہے اور صحت بھی ٹھیک ہے، بولنے کے معاملات بھی ایک دو دن بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو مجھے جیل میں سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے مدد دی اللہ کے بعد وہ قرآن مجید تھی، اور مجھے جیل میں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ قرآن مجید آپ سے یہ کتاب ہے اور یہ کتاب آپ سے باتیں بھی کرتی ہے۔ تو عمران ریاض کی گفتگو ظاہر ہے جو اتنے مشکل وقت سے بندہ گزر کے آتا ہے تو اس کا ایک ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ اس کو سامنے رکھ کے بہت ساری مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ مشکل وقت ہیں، ہر قوم پہ آتے ہیں، ملک پہ آتے ہیں، لوگوں پہ آتے ہیں، ہر پروفیشنز پہ آتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ عمران ریاض اپنی فیملی میں ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی صحت بہت بہتر ہو رہی ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ چند ہفتوں یا 2-4 مہینوں کے بعد پھر سے ہم میڈیا جوائن کرے گا، ہمارے درمیان ہوگا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک باپ کے پاس بیٹا اس کو واپس مل گیا ہے، ایک بیوی کا خامند، ایک ماں کا بیٹا، ایک بچوں کا باپ، بہنوں اور بھائیوں کا بھائی۔ اچھی بات یہ ہے کہ عمران ریاض اپنی فیملی میں ہے اور ہمارے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔